पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। देहरादून के अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों पर सीएम धामी की अहम बैठक। 408 करोड़ 82 लाख को शीघ्र मंजूरी का अनुरोध। गंगा की स्वच्छता और अविरता पर जोर। देहरादून में निदेशक प्रकरण पर सीएम धामी संग बैठक। सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा के लिए बनेगी एसओपी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। रुद्रपुर में राज्य विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का शुभारंभ। 800 मीटर रेस विजेताओं को किया सम्मानित। शक्ति और अनुशासन पर बोले राज्यपाल गुरमीत सिंह। नौ से 13 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र। 11 मार्च को धामी सरकार पेश करेगी बजट। 563 प्रश्नों से गरमाएगा विधानसभा सत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरम रावण की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नैनीताल जिला में हल्द्वानी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान महाअभियान जो है उसके तहत कुमाऊं संभाग के जिला वक्ताओं की संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि वक्ताओं को मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया, तथ्यात्मक प्रस्तुति और विपक्ष के जवाब देने पर मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांत आज भी पार्टी की कार्यप्रणाली का आधार है। प्रशिक्षण अभियान का उद्देश्य वक्ताओं को संगठनिक और वैचारिक रूप से सशक्त बनाकर पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। पूरे प्रदेश में नया संगठन बना है। नए संगठन के नए पदाधिकारी बनते हैं। पदाधिकारियों में पार्टी का विचार और पार्टी का अनुशासन, इसकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और आज का जो वर्ग है, इस वर्ग में जिनको मंडल स्तर तक जाकर प्रशिक्षण देने ऐसे कार्यकर्ताओं का वर्ग है। 7 विषय हैं। 7 विषयों पर अलग अलग टोली बैठेगी। देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का एक नियमित कार्यक्रम है और इस बार भी पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण हुआ। अब आज प्रदेश का प्रशिक्षण हुआ। पहले राष्ट्रीय के बाद प्रदेश हुआ। अब आज कुमाऊं का प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, प्रदेश महामंत्री जी और सभी सम्मानित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग रहे और तमाम जिलों से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय की ओर कूच किया है। पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका, जिससे नाराज अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि शासन ने डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए रैली का आयोजन किया गया है। महासचिव वीरेंद्र गुसाई ने कहा है कि प्रदेश के सभी अभियंता एकजुट हैं, जबकि गढ़वाल मंडल अध्यक्ष आशीष यादव ने बताया है कि अभियंता अपनी मांगों के लिए अंतिम निर्णय तक संघर्ष करेंगे। स्थानांतरण एक्ट बनाया है। हमारी मांग का स्थानांतरण एक्ट बनाया गया, लेकिन उस स्थानांतरण एक्ट में इतनी खामियां हैं कि हमारा जो इन्होंने पिछली बार क्या किया कि जो हमारा दूरस्थ में कार्यरत आदमी था, उसके लिए ये कह दिया कि जब तक उसका प्रतिष्ठानी नहीं जाएगा तब तक कोई नीचे नहीं आएगा। और ये हो रहा है। स्थानांतरण एक्ट के समय जो ट्रांसफर होते हैं, 1 महीने बाद शासन से वो ट्रांसफर कैंसिल हो जाते हैं। बाहरी जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे उनको जो कार्य दिया जाए। मैं आपको बता दूं, हमारा पेयजल निगम है, 2-3 महीने से उन लोगों को जो वेतन नहीं मिला है। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। आपको बता दें कि
पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। देहरादून में सुबह धूप के बाद दोपहर में बादल मंडराए, जबकि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की वर्षा संभव है। वहीं 3400 मीटर से अधिक ऊंचाइयों पर बर्फबारी के आसार है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं कम है, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। देखिए, जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी जो सर्कुलेशन पैटर्न था उसमें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है और थोड़ा सा वीक भी पड़ गया सिस्टम। तो कल तो हमारे को उत्तरकाशी जो है, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में जो है कुछ काफी जगह पर हमारे को बारिश, हल्की बारिश देखने को मिली है। और एक आध जगह पे बाकी और भी, जैसे मसूरी और नगर वाले एरिया में भी और देहरादून के कुछ और उत्तरकाशी के कुछ और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को 24 फरवरी को घातक साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त होने के बाद अफरा तफरी मच गई है। मेले में दावा किया गया है कि दोपहर 12:15 बजे ब्लास्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और छात्रों को बाहर निकालने की चेतावनी दी गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर, पार्किंग वार्ड और कार्यालय की सघन जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थ्रेट मिला है और क्या कुछ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? एक सुशीला तिवारी कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला था, उसमें बम धमाका करने की एक उनको धमकी मिली थी। तो उसी के रिस्पेक्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे ट्रैकर और हमारी बीडीएस टीम द्वारा विभिन्न जहां इनकी पार्किंग्स हैं, इनकी ओपीडी चल रही है या इनका जहां भी कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस रूम है, उन सबको डिटेल में चेक कराया गया है और ये आगे भी अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। सर, लगातार ये थ्रेट मिल रहा है, इसका इनपुट वगैरह कुछ मिला है अभी तक? जो भी हमें अभी डिटेल्स मिली हैं उसको साइबर सेल्स को शेयर कर दिया गया है, उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कराई जा रही है और ये इसके बारे में एसटीएफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के संवादेश पश्चिम में जिला पंचायत सदस्य दीपचंद्र आर्य ने सीसी मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना और रिबन काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, दीपचंद्र आर्य ने बताया है कि पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने सीसी मार्ग निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई थी, जिसे प्राथमिकता देते हुए यह कार्य शुरू किया गया है। मैं इलेक्शन पे था तो यहाँ गांव सांवलदी पश्चिम एक मेरी जिला पंचायत है, मेरी जिला पंचायत का नाम भी सांवलदी पश्चिम है। उसी ग्राम सभा में लोगों की बहुत पहले मांग थी कि सड़क का निर्माण कराया जाए। तो उसके तहत जब इलेक्शन पे था तो मैंने लोगों को कहा भी था कि मैं बनते ही आप लोग आशीर्वाद दोगे तो बनते ही मैं सड़क का निर्माण कराऊंगा, जिसके तहत आज सांवलदी पश्चिम में मैंने ये सड़क का निर्माण कर रखा है और अपनी निधि से जो भी होता है इसका आगे का और आगे भी विकास कार्य होते रहेंगे। नंदा देवी राज जात के आयोजन को लेकर कुलसारी काली मंदिर में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों विकासखंडों के जनप्रतिनिधियों, बाधनपट्टी, 14 रसायनों और कुरूर के गौड़ पुजारियों और धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। बैठक में राजजात के आयोजन को लेकर 2027 में आयोजन करने पर विवाद उठ खड़ा हुआ। वहीं 14 सयानों ने जिलाधिकारी चमोली के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि 2026 में आयोजन संभव नहीं है, इसीलिए यह 2027 में होना चाहिए। व्यक्ति या एक अध्यक्ष होने के नाते ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं। जब ऐसा कोई निर्णय होगा ये तब होगा जब कोई परिस्थितियां बदले। अभी सामान्य परिस्थिति में ऐसे बदलने का कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है और जब भी होगा तो वो एक बृहद बैठक होगी जिसमें सब हकूकदारी और जो इसमें इस जात से ताल्लुक रखते हैं सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। बैठक में सब लोगों
से वार्ता हो रही है और विभिन्न लोग बाग जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को तो और बेहतर किया जाए और इस जो लोग जाता है तो उसको राज जात की तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात चल रही है। डेमो राज जात बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो राज जात में जो सुविधाएं मैसर होती हैं उन सुविधाओं को भी जो लोक जात के पड़ाव हैं उनमें उन सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात हो रही है। ये तो अभी हम देख रहे हैं नंदा देवी जो राज जात होती है ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी फिक्स 12 में नहीं हुई, लेकिन हमारी तो कुरुड़ सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं ये बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी को करते हैं। हमारी परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए डीएम सविन बंसल एक्शन मोड में नजर आए। डीएम ने शहर के प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और मरीजों व तीमारदारों के सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन ब्लड बैंक का भी मुआयना कर गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जो हमारे पेशेंट्स के फीडबैक थे, आमजन की शिकायतें थी और कुछ समस्याएं थी, यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी काफी चीजें अवगत कराई थी कि एक तो जो हमारा टीकाकरण कक्ष है वो बहुत छोटा है और हफ्ते में 2 ही दिन काम कर पाता है, स्पेस नहीं है, माताओं के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो एक अच्छा एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर गांधी शताब्दी में डेवलप किया गया था, स्पेशियस है और सारी सुविधाएं मानक अनुसार वो संपन्न हो रहा है। और अब रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने आगामी केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। बैठक में सड़क राजमार्ग, भूसंकलन संभावित क्षेत्र में उपचारात्मक कार्य, शटल सेवा, परिवहन व्यवस्था, टैक्सी यूनियनों में से समन्वय और पैदल मार्गों पर पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा, नेटवर्क कनेक्टिविटी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सड़क की सफाई, सड़क के इर्द गिर्द जो मलबा पड़ा है उसको हटाने को लेकर के है, साइनेजेस लगाने को है, क्रैश बैरियर है, रोड सेफ्टी को लेकर के पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मेरे और एसपी के द्वारा बैठ करके ये भी डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम लोग बेटर ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट को आयाम दे सकें। तो इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और हमारी सारी टीमें ग्राउंड्स पर दिखेंगी। किच्छा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। इस मौके पर सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष प्रदीप प्रज्वलन से किया गया है। वहीं वक्ताओं ने हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और जातिगत भेदभाव को समाप्त कर एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संघ के स्थापना शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का मैंने प्रमाण दिया था। बीच बीच में जो बाधक आते हैं, बाधाएं आती हैं, इन लोगों को अज्ञानता से दूर करना है। राष्ट्र की एकता के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि 2 विचारधाराएं जो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। पर मैं व्यक्ति को तलवार नहीं मानता, उसका जो विचार है उस विचार को सदविचार में बदलना है। हम सब अपने राष्ट्र को संगठित कर। संघ का ये विचार है कि स्त्री जो है वो किसी भी बच्चे की पहली गुरु होती है, माँ जो होती है, और उसके हाथों में पूरे परिवार का वातावरण, आचरण, व्यवहार, संस्कार सब होते हैं। तो संघ की ओर से हर महिला से ये आह्वान है कि अपनी ओर से अपने परिवार के संस्कारों को शुद्ध करें, वातावरण को शुद्ध करें और बच्चों को ये ज्ञान दें कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। अपने सनातन पर गर्व करना सिखाएं और यह सिखाएं कि विधर्म संस्कृति की हमें रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे होगी? हर व्यक्ति ये सोचे कि हम सब भाई हैं, ना कोई जाति, ना छोटा, ना बड़ा,
ना ऊंच ना नीच, कुछ नहीं, समरसता। वो आएगी कैसे? देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से हुई मारपीट का मामला गरमाया हुआ है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नामजद आरोपी रायपुर विधायक उमेश शर्मा की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। अब लोगों की जांच जो है पुलिस कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो है मांग की जा रही है। आधा घंटे तक अंदर घेरे रखा। उसमें एक स्कूल के नामकरण का नाम परिवर्तन का मामला था कि उनका नाम परिवर्तन करवाना चाह रहे थे और किसी के नाम पर उसको लिखवाना चाह रहे थे। उसी प्रकरण में वो लगातार बहस चलती रही। उसके बाद जो आधे घंटे के बाद उन्होंने अंदर दहशत का माहौल। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को तेज करने के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक आयोजित की हुई है। वहीं बैठक में विभिन्न जिलों में चल रही और प्रस्तावित रोपवे योजनाओं की समीक्षा की गई है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा है कि रोपवे परियोजनाएं पर्यटन, अर्थव्यवस्था और यातायात सुधार के लिए बेहद अहम है। पीपी मोड पर बनने वाली परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी में डीएम कार्यालय में पंप ऑपरेटर द्वारा आत्मदाह की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। बता दें, उत्तराखंड जल संस्थान, संविदा श्रमिक संघ ने सरकार और विभागीय प्रशासनों पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शाखा अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने कहा है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 फरवरी को डीएम कार्यालय परिसर में आत्मदाह किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि 10 साल से अधिक सेवा दे रहे कर्मियों का समायोजन, समान कार्य, समान वेतन और हटाए गए 38 श्रमिकों की बहाली की जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विगत में 2011 से और 2025 तक यहाँ पे जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारी ज्वालवा देवी में कार्य करता आ रहा था। यहाँ पे मैं डीएम मैडम से भी मिला, कई बार मिल चुका हूँ और उनका यह कहना है कि आपके जो विभागीय अधिकारी हैं यह आपके द्वारा आप उनसे जाकर के बात कर लीजिए। परंतु परसों जब एक सुरजीत डोबरियाल नाम का व्यक्ति है, 20 तारीख को है डीएम कार्यालय में मेरी उससे मुलाकात हुई। डीएम साहब के पास भी हो गया था कि मैं 26 तारीख को जो है सो आत्मदाह करूंगा। ये एक ठेकेदार का आदमी है, हमारा कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और ठेकेदार ने 5-6 महीने पहले इस पे कोई आरोप लगाया था या क्या था कि ये आदमी जो है ड्यूटी सही से नहीं करता या ये पानी में जहर डाल सकता है। उसने ऐसा हमें लिखित में दिया था, उसके द्वारा इसको निकाला गया था। तो अभी परसों भी हमने इससे बात की है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी स्थिति को देखते हुए हमने इसको कहा है कि भाई अगर आप चाहें तो हमारी सतपुली अमृतों में भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पुलिस की सतर्क निगाहों ने 3 नाबालिग छात्रों की जान बचा ली। ऑपरेशन इस्लाम के तहत चेकिंग कर रही पुलिस ने 3 बच्चों को संदिग्ध हालात में अकेले घूमते पाया। पूछताछ में पता चला कि ये बच्चे 6ठी कक्षा के छात्र हैं। बिना बताए हरियाणा से हरिद्वार घूमने आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत परिजनों से संपर्क किया, जहां गुरुग्राम में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी। परिजनों को सूचित करते ही वे हरिद्वार पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। ये वेरिफिकेशन कंप्लेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है मुख्यालय राज्यों पर। इसी में 21 तारीख को 3 बच्चे हैं, 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं। ये मिले और जब पुलिस को मिले तो फिर ऑपरेशन स्माइल को बुलाई और जब उनसे पूछताछ की तो ये कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। उनको थाने लाके इनसे आराम से प्यार से डिटेल में बात की गई। देहरादून में डालनवाला क्षेत्र में 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में हुई चर्चित हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी और जांच में पता चला कि आरोपियों ने महीनों पहले साजिश रचने के बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिम ज्वाइन किया था। वारदात के बाद फरार होने के लिए उन्होंने हरिद्वार से किराए पर 2 पहिया वाहन लिया। ये विक्रम कहीं यहाँ पर रहता है तो इसलिए आसानी हो। साथ ही साथ 78 सेक्टर जो बगल का था ग्रेटर नोएडा का, वहां पर विक्रम का आना जाना था। तो कहानी सितंबर से स्टार्ट होती है वहां से कि कभी अगर कोई मौका लगे तो पास में रेकी की जा सके और वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाए। वहां पर 3 लड़कों ने वहां पर किराए पर कमरा लिया वहां पर और लगभग सितंबर से वहां रहने लगे। मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने। कोटद्वार में गर्मियों की शुरुआत के साथ आंखों से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ने लगे हैं। बेस हॉस्पिटल में तैनात वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया है कि आम और लीची के पेड़ों में बौर आने वाले ऐसे एलर्जी बढ़ रही है। आने वाले टाइम पे लालिमा और सूजन की शिकायत हो रही है, खासतौर पर संवेदनशील लोगों को देखी जा रही है।
वहीं डॉक्टरों ने आंख साफ सफाई रखने की सलाह दी है। जैसा कि अब गर्मी का सीजन शुरू होते जा रहा है, ठंड का मौसम खत्म हो रही है, तो इस सीजन में आम के भौर शुरू हो जाते हैं। जैसे गर्मी आज शुरू होती है, आम के भौर शुरू हो जाते हैं, धूल उड़ना शुरू होता है, तो ये सीजन एलर्जी का शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आम का भौर बढ़ेंगे, एलर्जी की केसेस बढ़ेंगे, साथ में धूल उड़ने के चलते आंख के इन्फेक्शन भी बढ़ते जाते हैं। बाकी जो जाड़ा का सीजन होता है, थोड़ा हेल्दी सीजन माना जाता है, उसमें आंख की बीमारी कम होती है। देहरादून में दून पुलिस ने सीनियर सिटीजनों के घर पहुंचकर उनकी कुशल क्षेम जानी। वहीं एसएसपी के निर्देश पर अकेले रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। थाना प्रेमनगर पुलिस ने बुजुर्गों को अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव को लेकर भी जागरूक किया गया। पुलिस की इस पहल की बुजुर्ग ने सराहना की। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला